प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज मैं आप लोगों को साइंस सब्जेक्ट का बहुत सारा एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं जो आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कल आप लोगों का साइंस सब्जेक्ट का एग्जाम है, मतलब विज्ञान का एग्जाम है। तो कल तक आप लोगों को काफ़ी सारा वीडियो यहाँ से मिलता रहेगा। न्यू क्लासेस से आप लोगों को काफ़ी सारा वीडियो मिलता रहेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो चाहे वो सब्जेक्टिव का हो। तो अब आप लोग धाकड़ तरीके से तैयारी कर लीजिए, एक दिन का समय बचा है आप लोगों के पास में। तो चलिए यहाँ जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आप लोग देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर इस वीडियो को आप लोग देख लेते हैं तो काफ़ी सारा जो क्वेश्चन आंसर है वो फाइनल एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेगा इस वीडियो से रिलेटेड। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए। और इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप सभी को मालूम है कि हम लोग जो दाढ़ी बनाते हैं तो दाढ़ी बनाते समय हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बिल्कुल भी याद करके रख लीजिए और एक बार मेरे संग संग में आप लोग रिवीजन जरूर करके रख लीजिए। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच में कैसा संबंध होता है। तो देखिए मतलब गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच में ने आप लोग याद रखिएगा एफ बराबर आर बाई 2 का संबंध होता है। आप लोग बिल्कुल भी याद करके रख लीजिएगा। और यहाँ जो एफ बराबर आर बाई 2 का जो संबंध है ना, इनसे काफ़ी सारा जो प्रश्न है वो फाइनल एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे कि त्रिज्या का मान कभी कभी दे दिया रहेगा और एफ का मान निकालने बोलेगा, कभी कभी एफ का मान दिया हुआ रहेगा और बोलेगा आर का मान निकालो। तो इस तरह से काफ़ी सारा प्रश्न जो है आप लोगों को फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ जो एफ बराबर आर बाई 2 का संबंध है, इस सूत्र को आप लोग बिल्कुल भी याद करके रख लीजिएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि किसी भी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ दिया हुआ है और वक्रता त्रिज्या आर दिया हुआ है तो इसके बीच में आखिर क्या संबंध है। तो याद रखिएगा सेम वही वाला सूत्र होगा, एफ बराबर आर बाई 2 का संबंध होगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं कि अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद में किरण किस बिंदु से होकर के गुजरेगी। तो याद रखिएगा जब अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद में किरण गुजरती है तो आप लोग याद रखिएगा एफ बिंदु से गुजरेगी। ठीक है, मतलब फोकस से होते हुए वो गुजर जाएगा। अगला जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं 5 नंबर का कि किसी भी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु का बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो आखिर कौन सा दर्पण होगा। मतलब देखिए किसी भी दर्पण यानी कि कोई भी वस्तु है, जैसे कि यहाँ पर कोई भी वस्तु है और यहाँ पर हम लोग एक दर्पण रख देते हैं। तो यहाँ पर मतलब वस्तु जितना बड़ा होगा तो दर्पण में उतना ही बड़ा छाया बनेगा, प्रतिबिंब उसका उतना बड़ा ही बनेगा, उससे बड़ा बिल्कुल भी नहीं बनेगा, उससे छोटा भी नहीं बनेगा, एकदम सीधा आकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो कौन सा दर्पण में ऐसा होता है। तो आप लोग याद रखिएगा समतल दर्पण में ऐसा होता है जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, सुबह सुबह उठ के अपना मुंह देखते हैं। ठीक है, तो समतल दर्पण होगा। अगला जो प्रश्न है ना 6 नंबर का कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो सभी को मालूम है कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। और कौन कौन से नियम होते हैं आप लोग हमें कमेंट में जरूर करके बताइएगा। अगला जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं 7 नंबर का कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। तो देखिए प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है ना वो प्रिज्म से हम लोग देख पाते हैं, प्रिज्म से संभव होता है। ठीक है, आगे देख लीजिए कि किसी भी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ पर फोकस दूरी क्या होगा। तो देखिए अभी हम आप लोगों को एक सूत्र बोले थे कि एफ बराबर जो है वो क्या होता है, तो आर बाई 2 का संबंध होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए आर का मान दिया हुआ है, एफ निकालने बोल रहा है, तो क्या क्या होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर जो होगा ना आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर हम मतलब आर का मान होगा 50 और यहाँ पर होगा 2 दो से इसको भाग दे देंगे तो इसका आंसर आएगा 25। क्या होगा 25 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। तो सी ऑप्शन आप लोग जो देख रहे हैं बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं देखिए कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है। तो देखिए 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के क्षमता जो है ना, क्षमता जो होता है ना, उसका पावर जो होता है ना 1 डाईऑप्टर ही होता है। आप लोग बिल्कुल भी इस चीज़ को याद करके रखिएगा। अगला जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं कि किसी भी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होता है। तो देखिए किसी भी उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होता है ना वो हमेशा प्लस भी ई में आता है। आप लोग याद रखिएगा, ऋणात्मक नहीं होगा, प्लस में होगा। ठीक है,
अगला जो यहाँ पर प्रश्न 11 नंबर का आप लोग देख रहे हैं कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग जो है किसमें न्यूनतम होता है? तो यहाँ पर आंसर आप लोग याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा ना जल होगा। क्या होगा? इसका राइट आंसर जल होगा। जल में ही जो है प्रकाश का वेग काफ़ी न्यूनतम होता है। अगला जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर देखिए 12 नंबर का कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए बिल्कुल भी प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, उसका उपयोग नहीं होता है। तो देखिए जल का उपयोग होगा, कांच का उपयोग होगा, प्लास्टिक का होगा, लेकिन मिट्टी का होगा क्या? मिट्टी का नहीं होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग नोट करिए कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? आप लोग याद रखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है ना वो हमेशा सीधा आकार का होता है। कैसा होता है? सीधा आकार का होता है। अगला प्रश्न देखिए कि किसी भी दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। मतलब अगर वस्तु जितना बड़ा है तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब अगर बन रहा है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग दर्पण रख देंगे और यहाँ पर कोई भी वस्तु रखेंगे तो इतना बड़ा जो है ना प्रतिबिंब नहीं बनेगा, इनसे छोटा यहाँ पर दिखाई देगा, इतना छोटा दिखाई देगा। ठीक है, तो आखिर ऐसा कौन सा दर्पण में होता है? तो आप लोग याद रखिएगा उत्तल दर्पण में ऐसा होता है। ठीक है, और आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। ठीक है, और अगला प्रश्न आप लोग नोट करिए। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है कि 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी आखिर कितना होगा? तो देखिए 25 सेंटीमीटर उसका राइट आंसर होगा। कितना होगा? 25 सेंटीमीटर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए कि किसी भी उत्तल लेंस का फोकसांतर अगर 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो उसकी क्षमता आखिर कितना होगा? ठीक है, तो देख लीजिए किसी भी लेंस का फोकसांतर अगर 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो उसकी जो क्षमता होगी ना प्लस 2 डायोप्टर होगा। क्या होगा? प्लस 2 डायोप्टर होगा। आप लोग याद करके रखिएगा। अगला प्रश्न नोट करिए कि किसी भी दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब अगर बनता है तो वह दर्पण कौन सा होगा? तो अवतल दर्पण होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वीडियो को देख लीजिए और आप लोग अच्छे नंबर ला सकते हैं। और अभी एग्जाम से पहले मैं आप लोगों को ढेर सारा वीडियो देने वाला हूं, तो अगर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना तो आप कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। तो अगला प्रश्न भी नोट करिए कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होता है? तो देखिए 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर 30 सेंटीमीटर होता है। आप लोग हमें बिल्कुल भी अच्छे से याद करके रखिएगा। और अगला जो प्रश्न है ना कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। आप लोग आंसर याद करके रखिए। अगला नोट करिए कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो देखिए समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। अगला नोट करिए कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह किधर मुड़ता है? तो आप लोग याद रखिएगा वह जो है ना अभिलंब के सामने मुड़ जाता है, अभिलंब की ओर मुड़ता है। ठीक है, अगला नोट करिए। अगला जो प्रश्न है कि किसी भी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतिबिंब मतलब सीधा प्रतीत होता है। तो आखिर कौन सा दर्पण होगा? और एक बार समझ लीजिए कि कोई भी दर्पण से आप कितने भी चाहे दूर में खड़े हो, चाहे कोई भी दर्पण हो और आप लोग जो है कहीं पर दूर में खड़े हो तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो सदैव सीधा बनेगा। बिल्कुल भी याद रखिएगा। तो वो दर्पण कौन सा होगा? तो आप लोग याद रखिएगा या तो समतल दर्पण होगा या तो उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, अगला नोट करिए। अगला जो प्रश्न है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक क्या होता है? तो फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है वो कौन लेंस से बना हुआ रहता है? तो उत्तल लेंस का बना हुआ रहता है। अगला नोट करिए कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। जैसे कि गाड़ी के साइड मिरर में लगा हुआ रहता है ना तो उत्तल दर्पण होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा? तो यहाँ पर फिर वही सूत्र आप लोगों को लगाना है कि F बराबर R/2 होगा। मतलब F का मान यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए कभी कभी सूत्र जो है ना आप लोग बदल भी सकते हैं। कैसे करके? तो यहाँ पर देखिए ऐसे करके भी होगा। मतलब जैसे देखिए यहाँ पर होगा कि F का मान जो है ना F का मान कितना दिया हुआ है तो 10 सेंटीमीटर है। मतलब F का मान 10 है। बराबर में क्या होगा? तो R/2 होगा। मतलब 2 से यहाँ पर गुना कर दीजिएगा तो कितना होगा? यहाँ पर 20 होगा। तो मतलब R का मान कितना निकलेगा? तो याद रखिएगा आप लोग R का मान जो है ना वो 20 सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कौन ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर एक थोड़ा देख लीजिए ऑप्शन जो है यहाँ पर ना
ऑप्शन जो है यहाँ पर मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। ठीक है, बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है ना ये वाला थोड़ा अलग से बनाते हैं, मतलब इस तरह से बना देंगे कि एफ बराबर जो है ना r/2 होता है, तो यहाँ पर ये वाला चेंज कर देगा। कैसे करके, तो r बाई यहाँ पर कर देगा एफ बटे 2। ठीक है, इस तरह से तो f का मान यहाँ पर लिख देगा कि f का मान यहाँ पर 10 दिया हुआ है, नीचे 2 होगा, 2 से इसको काट देगा, 5 इसका। तो ऐसे करके बनाएगा, तो इस तरह से नहीं होगा, ऐसे करके आप लोग बनाइएगा तो ही सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग नोट करिए। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 26 नंबर का कि किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है, तो आप लोग याद रखिएगा साइन साइन आई होता है बटे साइन आर होता है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं कि निर्गत किरण अभिलंब के बीच के कोण कहते हैं, तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे परावर्तन कोण कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, तो अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है ना वो किसके बराबर में होता है, तो v बटे u के बराबर में होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न नोट करिए कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, तो जो सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता है ना, सूक्ष्मदर्शी यंत्र जिसे छोटे मोटे छोटे छोटे जीवों को, कीटाणुओं को देखा जाता है, तो उसमें आखिर कौन से लेंस या फिर कौन से दर्पण का उपयोग होता है, तो देखिए उसमें जो है ना उत्तल लेंस का उपयोग होता है। आप लोग बिल्कुल भी याद करके रखिएगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ऐसा कौन सा लेंस है जिसके जरिए काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होता है, तो आप लोग याद रखिएगा उत्तल लेंस जो है ना, उत्तल लेंस इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक उत्तल लेंस होता है, तो एक उत्तल लेंस कैसा होता है, तो आप लोग याद रखिएगा एक उत्तल लेंस जो होता है ना वो किनारों की अपेक्षा जो है ना, किनारों की अपेक्षा जो है ना बीच में मोटा होता है। आप लोग आंसर याद करके रखिएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं 32 नंबर का कि किसी भी बीम का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखा जा सकता है, कहाँ पर रखेंगे, तो याद रखिएगा फोकस दूरी, और जो फोकस दूरी के 2 गुनी पर रख देने से जो है ना फोकस दूरी के 2 गुनी पर रख देने से जो है ना आकार का प्रतिबिंब प्राप्त, मतलब जो वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम लोगों को कहाँ पर रखना होगा, तो फोकस दूरी में, और फोकस दूरी के 2 गुनी पर रख देंगे। ठीक है, मतलब एफ के 2 गुना में हम लोग रखेंगे तभी जाके ऐसा होगा। अगला नोट करिए कि किसी भी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा एवं बड़ा बन जाता है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो वस्तु की स्थिति जो है ना दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अगला नोट करिए। अगला जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बिल्कुल भी आंसर इसका याद करके रखिएगा, क्वेश्चन भी याद करके रखिएगा क्योंकि फाइनल एग्जाम में ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए किसी भी गोलीय दर्पण तथा किसी भी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी अगर -15 सेंटीमीटर है तो वो दर्पण क्या होगा, दर्पण होगा या फिर लेंस होगा, दोनों में क्या होगा, दर्पण होगा या फिर लेंस होगा। तो आप लोग याद रखिएगा दोनों जो है ना, दोनों अवतल अवतल दर्पण होगा, दोनों क्या होगा, दोनों अवतल ही होगा। आप लोगों बिल्कुल भी अच्छे से याद करके रखिए। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो देखिए लेंस में मुख्य फोकस की संख्या जो है ना वो 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग नोट करिए कि प्रकाश की किरण गमन करती है, तो प्रकाश की किरण कैसी गमन करती है, तो आप लोग याद रखिएगा सीधी रेखा में गमन करती है। पहला पॉइंट इसका सही होगा। अगला अगला देख लीजिए कि सर्च लाइट के परावर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट के परावर्तक सतह कैसी होती है, तो अवतल होती है। कैसा, अवतल होगा। अगला जो प्रश्न है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या हो जाती है, तो आधी हो जाती है। अगला प्रश्न आप लोग देखिए और इस वीडियो का बिल्कुल भी अंतिम प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो याद रखिएगा इसे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन की घटना बोलेंगे, प्रकाश की अपवर्तन की घटना बोलेंगे। और आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी हर क्वेश्चन आंसर आप लोग अच्छे से याद करके रख लीजिए। और जितना भी मॉडल पेपर निकला है आप लोगों के लिए, हर मॉडल पेपर को आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। और आप लोगों को हर मॉडल पेपर का सोल्यूशन इसी चैनल में मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और अगर बेल आइकन को आप लोग नहीं दबाए हैं तो उसे भी दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो जब भी अपलोड करूं तो उनका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में पहुंच जाए और आप लोग हर वीडियो को मेरा देख सकेंगे और अपने दोस्तों के पास में वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दें।
और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।